नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिनके नतीजे मंगलवार को जारी किए गए। इन नतीजों में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहले विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में बीजेपी को यहाँ उम्मीद थी कि वो इस बार जम्मू कश्मीर में कुछ कमाल दिखा पाएगी, लेकिन नतीजे इसके उलट आए। भाजपा को अनुच्छेद 370 हटाने का कोई लाभ नहीं मिला और पार्टी घाटी में एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। सिर्फ हिंदू बाहुल्य जम्मू संभाग में ही भाजपा को सफलता मिली है, जो कि पहले से ही तय था। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं गया। जम्मू के हिंदू बहुल जिलों में बीजेपी ने चुनाव अभियान के दौरान पूरा दम लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं यहाँ 4 रैलियां की, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने 14 रैलियां की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ जोर लगाया था, लेकिन इतने के बाद भी बीजेपी को जम्मू में भी मनचाही सफलता हाथ नहीं लगी। जम्मू की बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिलों राजौरी और पुंछ में बीजेपी ने मुसलमान उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इसका कोई खास असर नतीजों पर नहीं आया। लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजे इंडिया गठबंधन के लिए उसके मनोबल बढ़ाने वाले रहे। खासकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के इस चुनाव में बड़ा लाभ मिला है। कांग्रेस ने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग की भूमिका निभाई। दोनों के गठबंधन ने मिलकर के प्रदेश में 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। इन 48 में से 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की, तो वहीं 6 सीटों कांग्रेस के खाते में गए। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में भाजपा को चारों खाने चित कर दिया। जम्मू कश्मीर के नतीजे कई मायनों में काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाजपा का कोई दाव काम नहीं आया। जबकि 10 साल पहले हुए पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने वाली पीडीपी के लिए ये चुनाव सबसे अधिक निराशाजनक रहे। इन चुनावों में पीडीपी बिल्कुल ही सिमट गई। पिछले चुनावों में 28 सीटें जीतकर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाली पीडीपी इस बार के चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर ही सिमट के रह गई। ये नतीजे पीडीपी की दुर्दशा को बयां करते हैं। सबसे बड़ी बात कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती तक पीडीपी के गढ़ वाली सीट से हार गए। इन नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि पब्लिक ने पीडीपी को पूरी तरह से नकार दिया है और अब्दुल्ला परिवार को खुली बाहों से स्वीकार किया है। तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की घाटी में प्रचंड सीटें हासिल हुई हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की इस दुर्दशा की एक वजह उसका पिछले चुनावों में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाना भी रहा। कश्मीर में पब्लिक पीडीपी के इस फैसले से नाराज थी, जिसको अपनी नाराजगी जाहिर करने का मौका अब चुनावों में मिला, जिसका जनता ने दोनों हाथों से फायदा उठाया और पीडीपी को 3 सीटों पर सिमेट के रख दिया। जम्मू कश्मीर के ये नतीजे भाजपा कांग्रेस के लिए एक बड़ी सीख देने वाले रहे, क्योंकि इन नतीजों में जनता ने ये साफ कर दिया कि वो किसी बहकावे में आने वाली नहीं है। इसीलिए पब्लिक ने बीजेपी के मुस्लिम कार्ड वाले दाव को पूरी तरह से नकार दिया। कुछ ऐसा ही हश्र जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस के हिंदुत्व वाले दाव के साथ भी किया और उसे भी सिरे से खारिज कर दिया। सरल शब्दों में कहें तो कांग्रेस के जम्मू में उतारे गए सभी हिंदू प्रत्याशी चुनाव हार गए। वहीं बीजेपी ने जिन मुस्लिम चेहरों पर दाव चला था, उन्हें भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। कश्मीर की घाटी में भी 3 सीटें ऐसी रहीं जहां बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी को 1000 से भी कम वोट मिले। आंकड़ों में देखें तो पार्टी को पंपोर में 957 वोट हासिल हुए। इसी तरह ईदगाह में मात्र 479 वोट मिले। चन्नापोरा में भी बीजेपी की हालत काफी खस्ता रही और उसके मुस्लिम प्रत्याशी को 722 वोट ही मिल पाए। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी सिर्फ हारे नहीं हैं, बल्कि उन्हें जम्मू कश्मीर की जनता ने सिरे से नकार दिया है। बड़ी बात है कि यहाँ भी ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी कश्मीर घाटी में उतारे गए थे। ऐसे में वहां तो पार्टी का दाव पूरी तरह उलट साबित हुआ है। इन नतीजों से ये साफ होता है कि बीजेपी कितना भी सबका साथ सबका विकास की बात कर ले, लेकिन वो आज भी अपनी हिंदूवादी छवि से बाहर नहीं निकल पाई है। जम्मू कश्मीर के परिक्षेत्र में जो ऐसा जरूर कहा जा सकता है, तभी तो मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर में भी उसके मुस्लिम प्रत्याशी बुरी तरह हार गए। यही नहीं, कुछ की तो जमानत भी जब्त हो गई। इन नतीजों से जाहिर है कि फिलहाल तो मुस्लिमों के मन में बीजेपी के लिए वो विश्वास पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसकी कोशिश पीएम मोदी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार जो हाल मुस्लिमों को लेकर भाजपा का हुआ, कुछ वैसा ही हाल हिंदुओं को लेकर चले गए कांग्रेस के दाव का भी हुआ। दरअसल जम्मू क्षेत्र में कांग्रेस को थोड़ा मजबूत माना जाता है। उसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कोटे की कई सीटें भी कांग्रेस को देने का काम किया था, लेकिन जम्मू में कांग्रेस का एक तरह से फायदा हुआ। यहाँ भी उसके सारे हिंदू प्रत्याशी बुरी तरह हार गए।
कांग्रेस ने अकेले जम्मू क्षेत्र में 21 हिंदू प्रत्याशियों को मौका दिया था और सभी चुनाव हार गए। यानी कि जिस तरह से बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं किया गया, कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवारों को भी झटका लगा। कांग्रेस को लेकर भी एक धारणा बन चुकी है कि वो मुस्लिमों को ज्यादा तवज्जो देती है। पार्टी को शायद इससे इनकार करे, लेकिन उनके नेताओं के बयान बीजेपी का नैरेटिव उसे मुश्किल में डाल देता है। अब जम्मू कश्मीर के नतीजे तो बता रहे हैं कि जनता ने भी कांग्रेस के हिंदुत्व को भरोसे लायक नहीं पाया है। जम्मू कश्मीर के नतीजे कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों में डर और नौकरियों व जमीन पर मालिकाने हक को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कश्मीर क्षेत्र के नेताओं में ये संदेश उभर कर आ रहा है कि लोग 370 हटाए जाने का जवाब मतदाता दे रहे हैं। लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये भरोसा जताया है कि ये क्षेत्रीय पार्टी बीजेपी की नीतियों का जवाब दे सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस हासिल करने के लिए जद्दोजहद करने का वादा किया है। 370 के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ, उस माहौल में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी रही, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनावों के दौरान भी ये संकेत मिल गए थे कि कश्मीर के मतदाता किधर जाएंगे। हालांकि विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे भी होते हैं जिनका असर भी नतीजों पर नजर आ रहा है, लेकिन नतीजे देखकर ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर अनुच्छेद 370 का हटना ही रहा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी स्पष्ट कर दिया कि उनके बेटे व पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यानी तय है कि सीएम की कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला ही बैठेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला के ये कुर्सी इतनी आरामदायक रहने वाली नहीं है, और ना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह है कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है और अधिकतर शक्तियां प्रदेश के उपराज्यपाल को दे रखी हैं। ऐसे में जाहिर है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली वाला ही हाल देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिला पाती है या नहीं, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान जम्मू कश्मीर में ये बोला था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा। ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिला पाते हैं तो बेशक उनके लिए सरकार चलाना आसान हो पाएगा। वरना जिस तरह से पिछले 5 साल से एलजी के जरिए केंद्र सरकार जहां शासन चला रही है, ऐसे में कई सरकार के सामने लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला के लिए भी इस बार की सीएम कुर्सी पिछली बार की सीएम कुर्सी से काफी अलग होगी और चुनौतियों से भी अलग व नहीं होगी, क्योंकि तब के जम्मू कश्मीर और अब के जम्मू कश्मीर में जमीन और आसमान का अंतर है। पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का हुआ करता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित क्षेत्र बन चुका है। लद्दाख वाला हिस्सा भी अब उससे अलग हो चुका है। बदले हालात में उमर अब्दुल्ला के सामने नई तरह की चुनौतियां पेश आएंगी और उनसे राजनीति तरीके से ही डील किया जा सकता है। उमर अब्दुल्ला की राजनीति ने धारा 370 हटाए जाने के बाद चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान से लेकर 2-2 सीटों से चुनाव जीतने तक एक लंबा सफर तय किया है। ऐसे में ये तो है कि लोगों ने अब्दुल्ला परिवार पर भरोसा जताया, जबकि पीडीपी को बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कीमत चुकानी पड़ी है। सबसे खास बात है कि अब्दुल्ला परिवार ने वक्त की जरूरत के हिसाब से रणनीति भी बदली। इंजीनियर राशिद ने से हारने के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं छोड़ी और जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे उसी के तहत आने वाली विधानसभा से फिर से मैदान में उतरे और जीते भी। शायद यही वजह है कि जनता ने पूरे मैंडेट के साथ सत्ता सौंप दी है। ये उमर अब्दुल्ला ही हैं जो कभी कहा करते थे कि कोई सरकारी काम कराने के लिए वो 2 घंटे जम्मू कश्मीर के एलजी ऑफिस के बाहर बैठकर इंतजार नहीं करेंगे, लेकिन अब वो बीते बातें भूलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। खुद भी केंद्र के साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं और केंद्र में भी ऐसी ही उपेक्षा रखते हैं। उमर अब्दुल्ला के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना बहुत मुश्किल है। 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर में जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है और तब से लेकर अब तक उपराज्यपाल की तरफ से महज इतनी ही कोशिश नजर आई कि चीजें सुचारू रूप से चलती रहे और कानून व्यवस्था बरकरार रहे। अब बहुमत मिलते ही उमर अब्दुल्ला की तरफ से केंद्र के साथ परस्पर संबंधों की जो पहल हुई है, केंद्र को भी वैसा ही रुख दिखाना होगा, तभी बात बनेगी। वरना जम्मू कश्मीर में अमन चैन के साथ लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने की उम्मीद भी बेमानी साबित हो सकती है। उमर अब्दुल्ला का हालिया बयान काफी अहम है, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों से राज्य का दर्जा देने का वादा किया था। मुझे उम्मीद है कि वो इस पर खरे उतरेंगे।
कहते हैं ना कि ताली हमेशा ही दोनों हाथों से बजती है। जम्मू कश्मीर के मामले में देखें तो ये एक हाथ सूबे का है और दूसरा केंद्र का, लिहाजा बात तभी बनेगी जब मिलजुल करके और समझदारी से काम किया जाएगा। ऐसे में बेशक उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार को भी जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए राज्य सरकार से मिलकर चलना होगा और परस्पर एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि दिल्ली जैसा हश्र कश्मीर का करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना और लोगों को ये एहसास कराना कि ये उनकी सरकार है, एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है। देखना इससे कैसे निपटा जाता है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।